डायरी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पानीकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिलासपुर तब बिलासपुर अब, यानी कि आज से 30 साल पहले बिलासपुर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, लोगों के आपसी संबंध कैसे थे, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, रहन सहन कैसा था और आज उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अपने नज़रिए से और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा उन लोगों के अनुभव जो इस परिवर्तन के साक्षी रहे हैं। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ अपने शहर के परिवर्तन के इस मनोरंजक सफ़र में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों का अपने शहर यानी बिलासपुर से संक्षिप्त परिचय करवा देता हूं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर के बाद दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट स्थित है, इसलिए ये न्यायधानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। शहर वासियों के द्वारा लड़ी गई लंबी लड़ाई और आंदोलनों से हासिल रेलवे का जोन भी बिलासपुर में ही है। SCCL, जिसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से मिनी रत्न कंपनी होने का दर्जा प्राप्त है, का मुख्यालय भी यहीं सीपत रोड में स्थित है। इसके आसपास तिफरा, सिरगिट्टी और सिलपहरी जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। वर्षा आधारित अरपा नदी बिलासपुर शहर के बीच से प्रवाहित होती है, जो शहर की जीवन रेखा है। यहाँ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय शहर के कोनी में स्थित है। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भी बिलासपुर में ही स्थित है। शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय के अलावा कई अन्य अभियांत्रिक महाविद्यालय भी बिलासपुर में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स शहर के मध्य में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर रतनपुर के कलचुरी राजवंश का हिस्सा था, यद्यपि ये अपने मूल रूप में 1774 ईस्वी में मराठा राजवंश के समय में आया था। 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। बिलासपुर शहर का नाम बिलासपुर 17वीं शताब्दी की मत्स्य कन्या बिलासा के नाम पर पड़ा।
ऐसा माना जाता रहा है कि बिलासपुर लंबे समय तक मछुआरों की बस्ती रही थी। 1861 ईस्वी में बिलासपुर जिले का गठन हुआ था और बिलासपुर का नगर निगम सन 1867 ईस्वी में अस्तित्व में आया। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर शहर की जनसंख्या लगभग 3.5 लाख थी और वर्तमान में ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी। सुबह से लेकर रात तक भीड़ भाड़, चहल पहल और गाड़ियों के शोरगुल से सामना आपकी दिनचर्या में शामिल होगा। परंतु क्या आज से 30-35 साल पहले शहर का नज़ारा ऐसा ही था या उससे कुछ अलग था? चलिए जानते हैं इस बारे में और बात करते हैं शहर के कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने ये परिवर्तन महसूस किया है। मैं इस समय खड़ा हूँ CMD कॉलेज के मैदान में, जहाँ पर कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यही क्रिकेट बिलासपुर के दूसरे मैदानों जैसे कि राजा रघुराज सिंह स्टेडियम, छत्तीसगढ़ स्कूल का मैदान, रेलवे स्टेडियम, पुलिस ग्राउंड और अन्य मैदानों में भी जरूर खेला जा रहा होगा। आज से 30 साल पहले यही क्रिकेट इन्हीं मैदानों में खेली जाती थी। परंतु क्या आपको पता है कि एक चीज़ जो आज से 30 साल पहले बिलासपुर में होती थी पर वो आज शायद ही कहीं दिखाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गली क्रिकेट की। 80 और 90 के दशक में जब शहर की जनसंख्या कम थी तब बच्चों और युवाओं के द्वारा क्रिकेट खेलने के दृश्य आम थे। मैं स्वयं अपने मोहल्ले यानी कि ईदगाह रोड में ईदगाह की दीवारों पर कोयले से स्टंप बनाकर सड़क पर दूसरे भैया लोगों के साथ क्रिकेट खेला करता था। इस प्रकार के खेल के लिए 11 खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 3-4 लोग भी मिल गए तो खेल चालू। कुछ विशेष नियम भी हुआ करते थे। यदि शॉट तेज मारी और बॉल किसी के घर के अंदर चले गई तो खिलाड़ी आउट। उन दिनों आज की तरह भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पिच से वाहनों के गुजर जाने के पश्चात गेंदें आसानी से डाली जा सकती थी और यदि किसी राहगीर को चोट लग जाती तो सॉरी भैया, सॉरी अंकल ये कहकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता था। उन दिनों क्रिकेट खेलने का कोई विशेष समय नहीं हुआ करता था, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद और शाम को 4:30 बजे के बाद क्रिकेट ज़रूर खेली जाती थी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों की शुरुआत और छुट्टियां इसी समय होती थी। परंतु आज शहर की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गली क्रिकेट लुप्त सा हो गया है। जिन सड़कों पर हम बेखौफ होकर क्रिकेट खेला करते थे, उन सड़कों पर आज एक भी बॉल डालना संभव दिखाई नहीं देता है। क्या आपके पुराने दिनों की यादें ताज़ा हुई? शहर की बढ़ती जनसंख्या ने क्रिकेट पर क्या असर डाला ये तो हम देख चुके हैं, परंतु शहर की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर आज से 30 साल पहले और कैसा था, इसके बारे में हम सुनते हैं यादें शहर के नागरिक श्री पारितोष वाजपेयी जी और नमिता वाजपेयी जी से। नमस्कार। नमस्कार। पारितोष जी, आप बिलासपुर में ही पैदा हुए और आपका बचपन बिलासपुर में ही गुजरा। आपने बिलासपुर को बहुत करीब से जाना है। अगर मैं जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज से 30 साल पहले बिलासपुर और आज का बिलासपुर, इनमें आप क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है। भीड़ भाड़ बहुत पहले कम थी, आजकल पुल में जाम आए दिन लगे रहता है। पहले ये बात नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों के पास कार बहुत कम थी, ज़्यादातर लोगों आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग करते थे। आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, उन दिनों ज़्यादातर शहरी के पास बजाज स्कूटर हुआ करती थी और उसे चलाना बड़ा शान की सवारी समझते थे। आजकल के बच्चे जो हैं वो नई हाईटेक बाइक आ जाने के कारण और स्कूटर आ जाने के कारण बजाज चलाना पसंद नहीं करते। इस कारण अब बजाज स्कूटर धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई। नमिता जी, आप एक गृहिणी हैं और गृहिणी के रूप में आपने शहर में क्या बदलाव महसूस किया है? गृहिणियों को घरेलू सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, बाज़ार जाना पड़ता है और ये उनका शौक़ भी है गृहिणियों का। वो हमेशा कुछ न कुछ लेने के लिए बाज़ार जाना ही रहता है, कभी अपने शौक़ के लिए, अपने साड़ियों कपड़ों के लिए या घर के सामान के लिए। पहले जब हम छोटे थे तो वहाँ पे गोल बाज़ार और सदर बाज़ार ही हुआ करता था।
जहाँ पे सारे सामान मिलते थे। जड़ी बूटी लेना है तो अमरनाथ की दुकान है, मिठाई लेना है तो पांडे स्वीट्स है, और घरेलू सामान लेना है तो अशोक ट्रेडर्स करके है, वहाँ पे कपड़े भी वहीं मिलते थे, ज्वेलरी भी वहीं एक लाइन में मिलते थे, जूते चप्पल सारे सामान वहीं मिलते थे। आजकल क्या हो गया है कि शॉपिंग मॉल का चलन ज़्यादा हो गया है, जो कि हर जगह मिलने लग गया है शॉपिंग मॉल। पहले और आजकल गली मोहल्ले में भी दुकानें हो गई हैं। पहले दुकानों में जैसे गली मोहल्ले की दुकान में सामान नहीं मिलता था तो मम्मी पापा बोलते थे जाओ गोल बाज़ार से ले आना, यानी गोल बाज़ार में सब चीज़ मिल जाता था, यानी वही शॉपिंग मॉल था पहले ज़माने का। उस समय जनसंख्या कम होने के कारण शहर के मोहल्लों में भी बहुत कम भीड़ हुआ करती थी। बच्चे ज़्यादातर सड़क का उपयोग प्लेग्राउंड के लिए करते थे, कुछ बच्चे उसमें क्रिकेट खेलते थे। हम लोगों ने तो सड़क में हॉकी भी खेली, बड़े आराम से हॉकी खेली है और ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता था। और शहर के कुछ खास रोड पे ही भीड़ हुआ करती थी। जैसे हमारा लिंक रोड है, लिंक रोड में वही दिखते थे जिनको स्टेशन जाना होता था, कहीं बाहर जाना रहता था या बस स्टैंड जाना रहता था, वैसे उधर कोई नहीं जाता था। इधर हमारे तरफ मिशन हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल रोड भी 5 बजे के बाद वहाँ बड़ी वीरानी हो जाती थी। हम लोगों को बड़ा डर लगता था, इतनी कम पॉपुलेशन थी, बड़ा अफवाह उड़ाते थे कि वहाँ भूत है और मत जाना। इधर जो पॉपुलेशन के चक्कर, शहर का जो एरिया था वो भी बड़ा कम था, मतलब बिलासपुर शहर दयालबंद के पास ख़त्म हो जाता था। इधर कोर्ट लास्ट था करीब जो 27 खोली बाढ़ में कॉलोनी बनी थी वो आउटर कॉलोनी कहलाती थी। इधर लिंक रोड शहर ख़त्म, इस तरफ भी जब जरहा बांटा आखिरी मोहल्ला हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई और मोहल्ले नए नए बनते गए। मोहल्ले नए नहीं बनते गए बल्कि मोहल्ले में और सब मोहल्ला बोला जाए, उसमें नई कॉलोनियाँ डेवलप होने लग गई, नए फ्लैट बनने लग गए। तो अब स्थिति, पहले तो लिमिटेड मोहल्ले हुआ करते थे, मसानगंज, तेली पारा, गोड़ पारा, घसिया पारा कहलाता था, जो आजकल उसको राजेंद्र नगर बोलते हैं, चाटा पारा, वो अगर डबरी पारा और टिकरा पारा, ज़्यादातर पाराओं में सिमट जाता था शहर। लेकिन अब तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हो गई हैं। तो अब अगर किसी को बताया, कोई हमको बोलता है कि हमको ये कॉलोनी जाना है, तो हमको ये पूछना पड़ता है कि वो कॉलोनी किस मोहल्ले में है, क्योंकि अभी भी अगर कोई बोल दिया कि अलका एवेन्यू जाना है तो अलका एवेन्यू कहाँ है नहीं जानते लोग। लेकिन जब बताएं कि उसलापुर, तो फट से हम उसको बता देते हैं कि ये भाई अलका एवेन्यू उसलापुर में यहाँ पर है। ऐसी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई और अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बच्चों का खेलना भी सीमित हो गया। इसी कारण वो आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की भी बंद होने लग गई। पहले वो आउटडोर एक्टिविटी करते थे, आए स्कूल से आए, बस्ता, बैग तो कहते नहीं थे, बस्ता उठाए फेंके, घर में रखे, उठाए हॉकी स्टिक या बॉल या क्रिकेट का बल्ला और सीधा मैदान में या रोड में खेलते नज़र आते थे, जो अब देखना बड़ा मुश्किल। अब ये सब बात कहानियों में रह गई। अपने बच्चों को हम ऐसा कहानियों में ही बता सकते। क्या है, वहाँ पे भी भीड़ होने लग गई है। पहले खुला हुआ करता था, आजकल वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने लग गई है और गाड़ियाँ ज़्यादा, पॉपुलेशन भी हो गई है वहाँ पे ज़्यादा। और आजकल मॉल में लोग ख़रीदारी करते हैं तो वहाँ पे भी भीड़ होने लग गई है। उन दिनों गोल बाज़ार और सदर बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए वहाँ बाहर से, शहर के ही नहीं, बाहर से गांव के लोग भी गोल बाज़ार और सदर बाज़ार में ही अपनी ख़रीदारी करने आते थे। एक और था सनीचरी, थोड़ा आगे सनीचरी, जहाँ सब्जियां भी मिलती थी, वहाँ तक के मतलब ख़रीदारी होती थी। उस समय पार्किंग की समस्या नहीं थी, इस समय पार्किंग की समस्या ज़्यादा हो गई। शहर की जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ, सबसे ज़्यादा किसी पे प्रभाव पड़ा तो वो हमारे शहर के बस स्टैंड का। सबसे, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो बस स्टैंड बिलासपुर शहर का श्याम टाकीज के बाजू में हुआ करता था। फिर ऐसा लगने लग गया कि अब ट्रैफिक पे ज़्यादा लोड हो रहा है, तो वहाँ से बस स्टैंड को प्रताप टाकीज के सामने अशोक राव का प्लॉट हुआ करता था, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 8-10 साल वहाँ भी बस स्टैंड बहुत अच्छा चला। फिर वहाँ पर भी ज़्यादा लोड होने लग गया और हमारा सरकंडा का जो पुल था वो बड़ा सकरा था, 2 बस क्रॉस होने में वहाँ बड़ी तकलीफ़ होने लग गई। तो फिर अभी का जो शहर का पुराना बस स्टैंड कहलाता था वो
नया बस स्टैंड उस समय का था वो बनने लगा, और वो इतना एडवांस था, इतना हाईटेक बस स्टैंड था कि मध्य प्रदेश के ज़माने में वो सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का बस स्टैंड हुआ करता था। पहला नंबर इंदौर का बस स्टैंड था और दूसरा हमारे बिलासपुर शहर का, मध्य प्रदेश का। धीरे धीरे वहाँ भी करीब 15-20 साल बस स्टैंड वहाँ भी चला। उसके बाद ऐसा लगने लग गया कि अब वहाँ भी ट्रैफिक, खासकर अग्रसेन चौक में ट्रैफिक जाम आए दिन हुआ करने लग गई। उधर की कुछ बसें दयालबंद जाने लग गई। तो फिर एक नए बस स्टैंड का जो शहर से बाहर हो उसका लोग सोचने लग गए, और फिर अभी का जो बस स्टैंड है जो तिफरा में बना हुआ है अपने बेहद शहर से 5 किलोमीटर दूर, फिर वो नया बस स्टैंड बना, हाईटेक बस स्टैंड, जो छत्तीसगढ़ का सबसे मॉडर्न हाईटेक बस स्टैंड है। जूना बिलासपुर में जवाली नाला के पास रहस्यमयी बावली कुआं है जो नगर निगम का लोगो भी है। कुछ लोगों के अनुसार इसका निर्माण 150 वर्ष पहले हुआ था, तो कुछ लोग इसे 250 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना मानते हैं। इस रहस्यमयी कुएं के बारे में हम बचपन से ये दावा सुनते आ रहे हैं कि इसके अंदर ही अंदर सुरंग गई है जो कि रतनपुर के जूना शहर की खोखो बावली में निकलती है। बहरहाल दावे की सच्चाई में अगर हम ना जाएं तो ये कुआं सालों से हमें रहस्य और आश्चर्य के सागर में गोते लगाने का मौका जरूर देता आ रहा है। तो देखा आपने पिछले 3-4 दशकों में शहर ने किस तरह अपने अंदर परिवर्तन किया। एक तरफ नई नई बिल्डिंगें, पुलें, सड़कें बनी और शहर का विकास हुआ, सुविधाओं में वृद्धि हुई, परंतु दूसरी तरफ शहर ने अपना मूल स्वरूप खो दिया और विशेषकर बच्चों का नैसर्गिक वातावरण गायब सा हो गया। अब अगर बात बच्चों की हो रही हो तो कौन भला अपने बचपन की बातें याद करना नहीं चाहेगा। बचपन जिसके बारे में सोचकर अनायास ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चलिए एक बार फिर से अपने मन को गुदगुदाते हैं और साझा करते हैं अपने अपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादों को। हम में से कईयों के बच्चे जरूर होंगे, परंतु हम भी कभी बच्चे थे। समय के साथ एक पूरी पीढ़ी के बचपने में बहुत बदलाव हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बढ़ता हुआ कंपटीशन, फास्ट लाइफस्टाइल और परंपरागत मूल्यों से अलगाव शायद इस बदलाव के कारण रहे हैं। आज की पीढ़ी के एक 4-5 साल के छोटे बच्चे के हाथों में भी मोबाइल है, और यदि बच्चा कुछ ज़्यादा बड़ा है तो पबजी उसका प्रिय खेल है, और पबजी से क्या क्या हानियां हो रही हैं ये आप लोगों से छुपा नहीं है। यदि क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो आउटडोर खेलों से उनका बिल्कुल भी नाता नहीं है, और इंडोर खेलों में भी मोबाइल और लैपटॉप में लोड खेलों के अलावा दूसरा और कोई उदाहरण नहीं दिखता। वो केवल डोरेमोन, छोटा भीम, शिनचैन, पोकेमोन, पावर रेंजर्स जैसे आज के टीवी के कार्टून कैरेक्टरों को ही जानता है और एंजॉय करता है। परंतु आज से 3-4 दशक पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे तब हमने अपना बचपन कैसे जिया, और कौन कौन से वो खेल थे जिनको हम अपने बचपन में खेला करते थे। टीवी के कार्टून के वो कौन कौन से कैरेक्टर थे जिन्हें हम अपना हीरो मानते थे। तो आइए जानते हैं इन बातों को और शेयर करते हैं अपने आज की जनरेशन से। जब हम छोटे थे उस समय एक जबरदस्त माहौल हुआ करता था पतंगबाजी का। आप मान के चलिए गर्मी की छुट्टी के पहले जब एग्ज़ाम चलते रहते थे, जहां आज की युवा पीढ़ी एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करती होगी, हम लोग उस समय अपने परीक्षा के दिनों में भी ये डिस्कस करते थे कि इस बार मैं पतंग ये वाली बनाऊंगा, इस बार मैं पतंग उस छत से उड़ाऊंगा, इस बार मैं मंझा यहाँ बनाऊंगा, इस बार मैं इतना वो करूंगा, ऐसे लूटूंगा, वो लेटूंगा। अब पतंग का समय जब रहता था तो वो गर्मियों का एकदम चरम में जो तापमान है वो वाला समय हुआ करता था। घर से निकलने की इजाज़त नहीं रहती थी। मम्मी पापा बोलते थे कि घर में रहो, लेकिन घर में रहे कैसे? वहाँ तो दिमाग में ये आता है कि वो मंजा बना रहा होगा,
वो पतंग बना रहा होगा, मैं उसको जाके देख लूँ, मैं अपना बना लूँ। और इस चलते हम भी धीरे से दरवाज़ा खोल करके हम भी बाहर चल दिया करते थे। और उन दिनों हमारे घर के ठीक सामने कब्रिस्तान हुआ करता था, जो खाली ज़मीन थी, समझ लीजिए हमारा प्लेग्राउंड हुआ करता था। लोगों की नज़रों में वो कब्रिस्तान होगा, लेकिन हमारी नज़रों में हमारा वो प्लेग्राउंड था, हमारे दिन को बिताने का हमारा क्लब समझ लीजिए उसको। और वहाँ क्या करते थे, जिसको पतंग बनाना आता है वो वहाँ पतंग बनाता है, जिसको मंझा बनाना है वो बढ़िया कांच कूट रहा है बाकायदा घर से। उस समय क्या हुआ था, घर में खलबट्टा दिया नहीं जाता था, लोग चुरा करके खल और बट्टा लेकर के आया करते थे। और जो कई समय का इकट्ठा किया हुआ जो कांच रहता था या ट्यूबलाइट रहता था, उसको पीस के बारीक बाकायदा एक जन पकड़ रहा है और एक जन छान रहा है, बारीक पाउडर बना रहा है, उसका पाउडर तैयार करके रख रहा है। उसके बाद एक जन घर से अपने चावल लेकर के आ रहा है, वो चावल को हम लोग संगमरमर के उसमें पीस रहे हैं और उसमें जिस कलर का मंझा बनाना है, ज़्यादातर वैसे उन दिनों में मैं कहूँ तो ना जलेबी कलर का जो है उसका बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग करते थे, क्योंकि पीला रंग जो था या कहे पीला मांझा जो था वो सबसे ज़्यादा पसंद था हम लोगों को। सब लोग चाहते थे कि मेरा पीला मंझा बने, कि पीला मंझा बने तो पतंग काटना ही काटना है, बुद्धि बनाना, फिर उसमें पाउडर मिलाना वो कांच का, फिर इस दीवार से उस दीवार मंझा सोट रहे हैं, पसीना निकल रहा है, ऐसा चुचवा रहा है, लेकिन मंझा लगा हुआ है। अच्छा, जिस समय अगर मान लो हम मंझा नहीं बना रहे हैं तो उस समय हमारी दोपहरी कहाँ कटती थी, उस समय हमारी दोपहरी कटती थी गंगा इमली के पेड़ पर। गंगा इमली के पेड़ पे दिन भर गंगा इमली खाना, जबकि सबको मालूम है कि वो बहुत गर्म करती है, नुकसान करती है, लेकिन लाल लाल गंगा इमली देख करके हम लोग को ललच जाना स्वाभाविक था। अच्छा, जो उस पेड़ का गंगा इमली तो कांटेदार वृक्ष है, उसकी जो टहनियाँ टूटी हुई और सूखी हुई रहती थी उसको भी तक हम लोग नाले से निकाल लिया करते थे। क्यों निकाल लिया करते थे? शाम के उसका प्रयोग हम लोग एक लंबे बांस में बांध के एक झक्कड़ बनाया करते थे। आज के लड़कों को अगर आप बोलोगे कि झक्कड़, तो उनको पता ही नहीं चलेगा झक्कड़ होता क्या है। दरअसल झक्कड़ जो है वो पतंग लूटने के लिए उपयोग में लाया जाता था। एक बड़े बांस में, उस बांस में हम लोग उस झीटी को बांध दिया करते थे और जिसका जितना लंबा बांस, जितना लंबा झक्कड़, उसके पतंग को पाने की संभावना उतनी ज़्यादा। और उसको बाकायदा अपने अस्त्र के रूप में ऐसे पकड़ के हम इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, इस रोड से उस रोड दौड़ा करते थे और उस झक्कड़ से हम लोग पतंग को फंसा करके पतंग लूटने का काम करते थे। पतंग को लेकर के तो हम लोगों के अंदर में उस समय जो जोश था वो आज के लोगों में किसी भी खेल में भी नहीं होगा। तो वो पतंग का जो समय था, अब मैं क्या बताऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस सब चीज़ों को बस 2 लाइन में बोल सकता हूँ। जगजीत सिंह जी की जो गाने की 2 लाइनें हैं, कोई मुझे लौटा दे वो बचपन की यादें, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बस मैं यही कह सकता हूँ अपने उस बचपन के बारे में। उस समय आज से 3-4 दशक पहले बिलासपुर शहर में छोटे बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। तो मैं याद करती हूँ कि हम सभी बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल जो था वो हुआ करता था बिल्ला, या जिसको हम लोग उस समय कूद कूद कहते थे, क्योंकि वो खेल जो है कूद कूद कर खेला जाता है। और जैसे ही पहली बारिश हुई, हम लोग अपने बिल्ले लेकर के बाहर निकल पड़ते थे। ज़मीन पर हम लोग उसका जो खेलने के लिए एक चौकोर पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग घर हुआ करते थे, खंड हुआ करते थे, उसमें कूद कूद करके हम बिल्ले को खेला करते थे। लोग यदि किसी के घर में पत्थर की फ्लोरिंग है तो चौक से हम उसके जो खाने हैं वो ड्रा कर लिया करते थे। और यदि मान लीजिए हमारे यहाँ किसी के यहाँ वो फ्लोरिंग वाला ज़मीन में खेलने की अनुमति नहीं मिली, तो बाहर खुले में हम लोग ज़मीन में ही, मिट्टी में ही पत्थर से लकीर बना करके बिल्ला खेला करते। बिल्ले के खेल को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें तो क्या होता था कि जो बिल्ला है वो जो खप्पर होता है, जो उस ज़माने में तो खपरेल वाले घर हुआ करते थे, तो हमें बड़े आसानी से खप्पर मिल जाते थे। उनको बड़े सुंदर तरीके से स्क्वायर शेप में हम पहले शेप करते थे, उनकी घिसाई करके उनको चिकना बनाया करते थे। और उसके बाद जब वो खेल होता था तो वो खेल ऐसा है कि आपको कूद 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 जैसे शब्द का उच्चारण या बोली ऐसे शब्द के उच्चारण एक सांस में करना होता है, और उस एक सांस में आपको सारे घर पार करने होते हैं। इंडोर गेम में हम गर्मियों में व्यापार खेला करते थे। व्यापार से एक तो
बिजनेस के बारे में पता चलता है और उससे बुद्धि का विकास भी होता था बच्चों का। साथ ही लूडो खेलते थे, लूडो में सांप सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था हमें। और उसमें एक 98 पे शायद सांप रहता था जिसकी पूंछ एंडिंग तक आती थी, उससे सभी को डर लगता। इसके बाद गुल्ली डंडा और बहुत से गेम हैं जो अलग ही, खो, कबड्डी, पिट्ठुल, धम्मक दुस्सा, एक मोजे को के अंदर कागज़ वागज भर के बांध कर और पिट्ठुल खेलते थे, धम्मक दुस्सा, ऐसे बहुत से गेम थे जो हमारे समय में थे। और साथ ही आस पड़ोस के मिल के हम लोग भतकुलिया बोलते हैं जिसे, कोई चावल ले आया, कोई सब्जी ले आया, कोई टमाटर, कोई नमक, ऐसे करके एक पुरानी एक जगह थी हम जहाँ पर खेला करते। अभी वह ईदगाह के पास वाजपेयी टावर बन गया है, जहाँ पर वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल श्रीकांत जी का बन गया है, वाजपेयी टावर। वहाँ पर हम लोग खेला करते थे आस पड़ोस के सभी मिल के, कोई चावल, कोई दाल, कोई कुछ, ऐसे करके एक भतकुलिया गेम होता था और वहीं बना के वहीं मस्ती से मौज मस्ती करते हुए खाते थे। वो अलग ही दिन था। आजकल के बच्चे में ये सब देखने को नहीं मिलता। Oh, this is high. What a six! What a six! Way down. छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात हो और राउत नाच का उल्लेख न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हम बिलासपुर वासियों के लिए गर्व व सम्मान की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राउत नाच महोत्सव बिलासपुर में होता है। राउत नाच में परंपरागत परिधानों से सुसज्जित होकर नर्तक दल हाथों में लाठी लेकर कृष्ण भक्ति के दोहों के साथ अपने नृत्य व शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हैं। कुछ कलाकार स्त्री का वेश भी धरे होते हैं। गरबा बाजा की दुदुम दुदुम की ध्वनि के साथ जब नर्तक दल थिरकते हैं तो कौन होगा जिसका मन नाचने को न होता होगा। राउत नाच का प्रथम महोत्सव सिटी कोतवाली में सन 1978 में पूर्व मंत्री श्री B.R. यादव के सहयोग से प्रारंभ हुई थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में शील्ड के साथ 101 रुपये नगद प्रदान की गई थी। उसके पश्चात 1985 से ये लगातार लाल बहादुर स्कूल के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। और भी खेल हुआ करते थे इंडोर, जैसे घर में ही मिट्टी का हमारी मदर बनाती थी, जिसको हम इमली के बीजों से खेलते थे और उसको हम कसाड़ी कहा करते थे। इसके अलावा पचीसा भी इमली के बीजों से ही खेले जाने वाला खेल है। या गोटा खेलते थे हम, छोटे छोटे जो है पत्थर इकट्ठा करके और उनको इकट्ठा करके उससे खेले जाने वाला ये खेल है जो घर के अंदर खेला जाता था। तो गोटा खेला करते थे सारे बच्चे बैठकर। एक कुल्फ़ी वाला आता था ठीक दोपहर को हमारे यहाँ घंटी बजाते हुए सामने से निकलता था और वो सारे बच्चे कुल्फ़ी खाने के लिए मचल पड़ते थे। अब हर रोज़ तो घर से पैसे नहीं मिलते थे कि आप कुल्फ़ी खाने के लिए हर रोज़ पैसे ले लीजिए। तो हमारे यहाँ हमारे भाई बहनों में मेरी दीदी को बहुत अच्छी आदत थी कि वो गुल्लक में पैसे जमा किया करती थी। तो जैसे हमें कुल्फ़ी आया और मान लीजिए घर से पैसे नहीं मिले कुल्फ़ी खाने के लिए, तो छोटा भाई था मेरा और हम दोनों मिल करके क्या करते थे कि बड़ी दीदी का जो गुल्लक है
वो गुल्लक हमने उठाई और उसमें वो हेयर पिन की मदद से बड़ी मुश्किल से मेहनत मशक्क़त और टेक्निक लगा करके एक आध कॉइन हमने उसमें से क्या किया, नीचे गिरा लिया। और जैसे वो कॉइन नीचे गिरा और हम दोनों भाई बहन वो कॉइन लेके चले और कुल्फ़ी, आज की कुल्फ़ी का हमारा इंतज़ाम। हालांकि ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि अभी ये बच्चे करें, ये तो बचपन की स्वीट मेमोरीज़ में से एक है कि वो छोटी मोटी जो नटखटपना या कहें कि छोटी मोटी चोरियाँ जो हमने की, अभी के लिए वो बच्चों के लिए वो रिकमेंडेबल नहीं है, लेकिन वो भी हमारे बचपन की यादों का एक हिस्सा है जो मैं ज़रूर बताना चाहती थी। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो खेल होता था वो था गोली अंटा। गोली मतलब कंचा, आज के बच्चे उसको शायद कंचे के नाम से जानते हैं, जो कांच की गोली रहती है, बड़ी सुंदर सुंदर सी अलग अलग कलरों में रहती है, और उनको खेलने के लिए एक अंटा हुआ करता था। ज़्यादातर चीनी मिट्टी का अंटा जो है उसको प्रेफर किया जाता था, और चूने का भी बनता था। चूने का अंटा जनरली फूट जाया करता था। वो भी दो प्रकार की होती है, एक हम बोला करते थे उसको खड़ा बुदा। खड़ा बुदा में क्या होता था, हमको किसी दीवार की टोह या किसी पेड़ की टोह चाहिए रहती थी, वहाँ पर एक चौकोर सा ऐसा एक छोटा सा घेरा बनाया जाता था और एक छोटा सा छेद उसमें कर दिया जाता था, जिसे हम भका, बुदा ये सब कहा करते थे। और उसको फिर उसमें उस बाटी को, अंटी को फेंक करके अंटे से किसी एक गोली को मारना और उसमें कोई गोली दूसरे से लड़े ना, तब हम उस पूरे दांव को जीत जाया करते थे। तो ये हमारा खड़ा बुदा हो गया। सिलो बुदा के लिए प्लेन जमीन में एक चौकोर बनाया जाता था, उस चौकोर में भी एक छोटा सा छेदा कर दिया जाता था, जिसे हम भका और बुदा जैसे मैंने बताया। और फिर यहाँ एक लाइन खींचे रहती थी, एक दूरी, सीमित दूरी एक तय की जाती थी कि इतने दूरी से ही इसको मारना है, और उस बाटी को खेल के फिर उसी अंटे से ऐसे सिलो करके, मतलब धरती से ऐसे टच होते हुए जा करके उसको किसी एक गोली को मारना और उस दांव को जीतना। तो ये दो प्रकार का हमारा माटी में खेल हुआ करता था, खड़ा बुदा और सिलो बुदा। हमारे अंठी पाटी का जो खेल का चमत्कार था हमारे बचपन के समय का, ये बहुत अद्भुत खेल हुआ करता था। समय का हमारा जो अंटे का खेल था वो आज के तीरंदाजी, निशानेबाजी से किसी भी तरह कम नहीं था। करते क्या थे, जिस तरह आज का तीरंदाज धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके, तीर को खींच करके, निशाना साध करके अपने तीर को उस निशाने की तरफ छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भी उस समय अपने इस मध्य उंगली को प्रत्यंचा की तरह तान करके और उस अंटे को तीर रूप में यहाँ इस उंगली के सामने लगा करके और बकायदा निशाना साध करके उस ओर छोड़ा करते थे, और वो अंटा गोली की माफिक जाकर के सामने पड़े अंटे से तड़ाक से टकराता था और ये तड़ाक की ध्वनि उत्पन्न करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण खेल हम जो खेला करते थे, जो आजकल विलुप्त हो गया है, वो है सांप डराना। तो रबर की एक टायर, सांप डराना क्या होता है आपको मैं समझाना चाहूँगी कि एक रबर की टायर हम लेते थे, जो लंबी टायर को जैसे सांप जैसा शेप में एक सिरे पर हम उसमें रस्सी बांध दिया करते थे, और उसको ईदगाह के साइड में, हमारे घर के अपोजिट ईदगाह था, तो ईदगाह के साइड में उसको छोड़ दिया और उस रस्सी को अपने घर की दीवार के छेद से अंदर लेकर के सारे बच्चे बैठ जाया करते थे। और जैसे कोई राहगीर आया, मान लीजिए कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिलिंग करते हुए आ रहा है, तो धीरे 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 उस सांप को हम सड़क के बीच में खींचते हुए ले आएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो सांप चल रहा है। दूर से रोशनी उतनी तो थी नहीं, स्ट्रीट लाइट होते हुए भी थोड़ा धुंधला है, तो वो तुरंत हड़बड़ा के जो है गिर जाया करते थे। और वो जब वो गिरते थे या डरते थे तो हम सारे के सारे बच्चे खुशी से उछल पड़ते थे और हंसने लगते थे, मज़ा आता था। त्योहार जो हमारे मोहल्ले में बहुत उत्साह से मनाया जाता था वो है गणेश जी। जब गणेश जी का आगमन होता था और गणेश जी की स्थापना होती थी हमारे मोहल्ले में, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे से बड़े जो थे, चीका भैया और उनका ग्रुप है, पप्पू भैया, टिड्डू भैया, इनका जो ग्रुप हुआ करता था, ये लोग बहुत उत्साह से गणेश जी की स्थापना तो करते ही थे। उस समय हमें एक चीज़ का बहुत क्रेज़ था, वो था फिल्मों का। मनोरंजन के लिए एक बहुत बड़ा साधन थी फिल्में। तो जब लास्ट डे होता था गणेश विसर्जन के एक दिन पहले, वहाँ पर VCR
उस समय लाया जाता था, जिसमें कैसेट में फिल्में, आजकल तो खैर सीडी डीवीडी प्लेयर हो गया और आजकल तो यूएसबी में लोग देखते हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है। लेकिन उस समय फिल्में देखने के लिए बहुत इंतज़ार करते थे कि गणेश जी आएंगे, और गणेश जी की जब आखिरी दिन होगा तो वहाँ पर एक दिन के लिए रात भर वीसीआर चलाया जाता था, जिसमें कुछ सेलेक्टेड फिल्में अच्छी अच्छी जो उस समय चल रही हैं वो दिखाई जाती थी। और सारे बच्चे उन फिल्मों को देखने के लिए बड़े उत्साह से वहाँ इकट्ठे होते थे। घर में डांट पड़ रही है कि रात हो गया, चलो आ जाओ, सो जाओ, लेकिन हमें नहीं सुनना है, और सारे बच्चे वहाँ पर फिल्में देख रहे हैं। उसमें मज़ेदार बात यह है कि रात के समय एक फिल्म उसमें ज़रूर ऐसी होगी जो डरावनी होगी, तो वो डरावनी फिल्म देखने का क्रेज़ रात के अंधेरे में बहुत हमें रोमांचित करता था। और वो जो रोमांच है, वो फिल्म देखने का जो रोमांच है, वो आज भी मुझे याद है कि हम लोग कई कई दिनों तक उन फिल्मों के बारे में सारे बच्चे इकट्ठा होकर फिर डिस्कशन करते थे, चर्चाएं किया करते थे।